नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। आपके सामने एक बार फिर इतिहास विषय में चर्चा का विषय लेकर उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत विभाजन के कारणों पर। जैसा कि मित्रों आप सब जानते हैं कि भारत अंग्रेज़ों से पूर्व मुग़ल दास्ता से पीड़ित रहा है, या यूँ समझ लीजिए कि मुग़लों का यहाँ पे अधिकार रहा है। नितांत तौर पर मुग़लों का अल्पसंख्यक होना, और चूँकि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, तो ऐतिहासिकता ये कहती है कि अल्पसंख्यक लोग जहाँ बहुसंख्यक लोगों पर शासन करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं से वैमनस्य का बीज रोपते रहेंगे। हम देखते हैं कि औरंगजेब जैसे शासकों की कट्टर नीतियाँ, उससे पहले सल्तनतकालीन जो मजहबी राज्य थे, उनकी हिंदुओं के प्रति जो नीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं से आगे चलकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए बीज और कब पौधे और कब पेड़ बन गए। उन चीज़ों का फ़ायदा आज भी लोग उठाते हैं। जो गैर राष्ट्रवादी तत्व हैं वो आज भी उसी चीज़ को, वो जो सांप्रदायिकता है, हिंदू और मुसलमान के बीच का जो भेद है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं सांप्रदायिकता की बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो जड़ थी भारत विभाजन के बीच में, आज हम जिस पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं वो भारत विभाजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो भारत विभाजन का ये जो पॉइंट है, आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही चर्चित और सुलझा हुआ नहीं, जैसे अनसुलझा वक्तव्य कह सकते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या कारण थे। किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे कारणों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको इतिहास की जड़ में जाना पड़ेगा कि मुग़ल दास्ता या मुग़ल अधिकार और सल्तनतकालीन जो राज्य थे, जिसमें मजहबी राज्य शामिल है। मजहबी राज्य से तात्पर्य है दोस्तों कि एक इस्लामिक रीति रिवाज से चलने वाला शासन प्रशासन जो भी था। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा मजहबी राज्य, और उसी प्रकार से मुग़ल काल में भी जैसे औरंगजेब की नीतियाँ हैं, शाहजहाँ की, जहांगीर की, हिंदुओं के खिलाफ़ जो भी नीतियाँ थी वो एक तरीके से मजहबी राज्य में काउंट की जाएंगी, क्योंकि उनका आधार धर्मनिरपेक्षता ना होकर किसी पंथ विशेष या किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करना और उसके एवज में किसी दूसरे धर्म को प्रताड़ित करना मजहबी राज्य का मकसद होता है। जो किसी धर्म विशेष द्वारा संचालित होता है वो मजहबी राज्य होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की जड़ें बहुत गहरी थी। मध्यकालीन भारत और जो मध्यकालीन जो अटैकर्स थे और इससे पहले के जो आक्रमणकारी थे, कहीं ना कहीं से मुग़ल आक्रांताओं, तुर्क आक्रांताओं ने वो बीज बो दिए थे जो सांप्रदायिकता की भूमि तैयार कर चुके थे। इस प्रकार से हम जब आधुनिक भारत के विषय में बात कर रहे हैं कि भारत का विभाजन, क्योंकि ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत में मुग़ल आए, तुर्क आए और उसके साथ अंग्रेज़ भी आए। तो अंग्रेज़ों के बाद ही भारत का विभाजन सामने आता है। क्या भारत का विभाजन पहले ही हो चुका था? क्या भारत में उस प्रकार की चीज़ें थी जो कह सकते हैं कि विभाजनकारी तत्व थे? हालांकि जब राष्ट्रवाद जैसी बात होगी कि एक ही राष्ट्रवाद, जब भारत को एक राष्ट्र समझा जाएगा और फिर उस राष्ट्र का विभाजन द्विराष्ट्र में होगा, तब हम विभाजन की बात कर सकते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले जो जड़ है ऐतिहासिकता में, जो जड़ है वो कहीं ना कहीं से मुग़ल आक्रमणकारी, तुर्क आक्रांताएँ, सल्तनत काल, मुग़ल काल, कहीं ना कहीं वो जो सांप्रदायिकता पुरानी थी वो कहीं ना कहीं अभी भी विद्यमान थी। क्योंकि लोग मर सकते हैं लेकिन लोगों की सोच नहीं मर सकती। हाँ, बस मनुष्य मर सकते हैं, विचारधारा तो नहीं मर सकती, बात तो जिंदा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये संप्रदायवाद, तो ये सांप्रदायिकतावाद कहीं ना कहीं जिंदा रहा, और निश्चित तौर पर इसने आने वाले भारत के भविष्य में कहीं ना कहीं खलल डाला। तो हम आज भारत के विभाजन के कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा ये जो विचार था, जो आपको मैंने दिया कि भारत की सांप्रदायिकता की जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास में गहरा रही थी। चूँकि आधुनिक भारत का टॉपिक है तो सबसे पहले हम अंग्रेज़ों से शुरू कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारतीय जो विभाजन की जो नीतियां हैं
वो उनकी हर प्रशासनिक कार्य में दिखाई, क्योंकि उन्होंने जो शासन छीना था वो एक्चुअली मुग़लों से छीना था। मुग़ल उस समय सत्ता पे काबिज़ थे जिस समय अंग्रेज़ व्यापारी बनकर भारत में आए। तो निश्चित तौर पर जो विरोध था, पहला विरोध था मुग़लों से था, और इसके एवज में उन्होंने हिंदू राजा महाराजाओं से अच्छे ताल्लुकात बनाए और उनके यहाँ शरण प्राप्त की, उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाए, ले दे के आस्तीन के सांप बन के उन्हीं हिंदू राजा महाराजाओं और जो भी थे सबको उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति में शामिल कर लिया। इस तरीके से जो भारत की जो राजनीतिक एकता का ताना बाना था वो बिखर गया था। तो कहीं ना कहीं से जो अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति है वो इस चीज़ का प्रारंभ मानी जा सकती है कि वो विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा शुरू से ही दे रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना जो कि एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में हो गई थी, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई, या फिर ये कहा है कि 1857 की क्रांति जैसी परिणति दोबारा ना हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस का जो आक्रोश है वो किसी न किसी प्रकार से निकल जाए एज ए सेफ्टी वाल्व। तो उस आक्रोश को निकालने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन जब देखा गया कि इसमें जो तत्व हैं वो पूरे शिक्षित मध्यम वर्ग था, जो कि ज़्यादातर बहुसंख्यक हिंदू ही था, और ये पहली बात है कि हिंदुओं का जो एक वर्ग है स्पेशली इस चीज़ में आगे रहा, राजनीतिक और आर्थिक रूप से ये जो वर्ग है, उस हम ब्रिटिश कालीन भारत की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आगे था, मुस्लिमों से तो आगे ही था। तो कहीं ना कहीं उपेक्षित मुसलमानों के बीच में ये भावना पनप रही थी। हम आगे देखते हैं कि जब 1885 की कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसी के बाद में जस्ट या फिर उससे पहले भी जो चल रहा था, जो सर सैयद अहमद खां को खड़ा किया गया था, तो अहमद खां के जो विचार थे शुरू में राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी या फिर एक पंथ विशेष या धर्म विशेष पर केंद्रित होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं से ऐसे विचार थे जो ये जो बीज थे ये कब पौधे बनने वाले थे इनका कुछ पता नहीं था। तो धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। तो उस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उदारवादी चरण भी था 1885 से 1905 के बीच में, और इस बिटवीन कोई भी मुसलमानों की एक ऐसी संस्था नहीं थी, जैसे कि 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ एक सांप्रदायिक चरण की नई शुरुआत होती है कि मुस्लिम लीग ने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद को और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, उसने एक पाकिस्तान के जैसे देश की या फिर राष्ट्र की मांग की, वो किस तरीके से किस चरणबद्ध तरीके से की, कहाँ अब हम देखते हैं कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है कांग्रेस की वो कैसी रहेगी कि ये शुरुआत से आरंभिक में राष्ट्रीय संस्था थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हर समय मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए उत्सुक रहती थी। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के जो विचार थे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से प्रेरित थे, और अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को कवर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए ही मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, क्योंकि इसकी प्रेरणा के पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेजी तत्व विद्यमान थे। तो इस तरीके से जो मुस्लिम लीग है वो विभाजन का आगे जाके बहुत बड़ा कारण बनती है, जिसके सरताज आखिर में शुरू में जिन्ना नहीं थे, लेकिन अंत में जाके जिन्ना के हाथों की कठपुतली रही मुस्लिम लीग कहो या जिन्ना कहो, बात बराबर है।